राज व्यवस्था के अंदर मैंने बताया था संवैधानिक संस्थाओं के बारे में। नेक्स्ट क्लास में मैं संवैधानिक संस्थाओं के बारे में, इसमें विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं जैसे राजभाषा आयोग, उच्चतम उच्च न्यायालय, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग, ये कई प्रकार की जो संवैधानिक संस्थाएं जिसका वर्णन हमें संविधान में किया गया है। राजभाषा आयोग है, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। तो आज राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बताएंगे। राज्य लोक सेवा यानी राजभाषा आयोग राज्यभाषा आयोग का गठन किया गया। राज्यभाषा आयोग की क्या आवश्यकता है, इस आयोग का स्ट्रक्चर क्या होगा, इस आयोग की जिम्मेदारी क्या होगी, इस आयोग को कितने विषय सौंपे गए हैं, यानी इस आयोग के जरिए हम कौन कौन से लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे संविधान में राजभाषा आयोग, संविधान में राजभाषा का वर्णन राजभाषा का वर्णन 17वें भाग किया गया है। यानी हमारे संविधान में राजभाषा का वर्णन 17वें भाग में किया गया। यह भी प्रश्न आता है कि ये राजभाषा का वर्णन किस संविधान के किस भाग में है। राजभाषा के कितने विषय हैं, राजभाषा से संबंधित कितने विषय हैं। इसमें 4 विषयों को रखा गया। पहला, संघ की भाषा, दूसरा प्रादेशिक भाषा, तीसरा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय
की भाषा और विशेष निदेश इस राजभाषा के चार मुख्य भाग हैं। पहला संघ की भाषा, दूसरा प्रादेशिक भाषा, तीसरा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की भाषा और उसके बाद विशेष निदेश। इसको चार हिस्सों में बांटा गया है। अब सबसे पहले संघ की राज्य भाषा यानी इसके बारे कि संघ की राजभाषा क्या होगी। संघ की संघ की राजभाषा आर्टिकल अनुच्छेद 343 यानी 343 में यह स्पष्ट किया गया है कि 343 में यह प्रावधान है कि संघ की राजभाषा हिंदी, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। लिपि देवनागरी होगी यानी लिपि देवनागरी होगी। देवनागरी लिपि को के संबंध में यह कहा जाता है कि इस लिपि की रचना देवताओं ने की थी, इसलिए इसका नाम देवनागरी। अब देखिए संविधान के इसी अनुच्छेद यानी आर्टिकल 343 के खंड आर्टिकल 343 के खंड 2 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ में यानी संविधान के प्रारंभ में संविधान के प्रारंभ में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी उपयोग किया जाए। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी उपयोग किया जाएगा। यह व्यवस्था की गई कि 15 वर्ष की अवधि तक यानी संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक शासकीय प्रयोजन के लिए यानी प्रशासन में शासन में हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी उपयोग किया जाएगा। ये 15 वर्षों के लिए।
लेकिन दुर्भाग्य है हिंदी का, दुर्भाग्य इस देश का भी है कि आज भी अंग्रेजी हिंदी के साथ साथ चल रही है, बल्कि हिंदी पर हावी होती हुई दिखाई पड़ रही है। हिंदी के प्रयोग के लिए नारों की आवश्यकता पड़ती है। बैंकों में जाएंगे, रेलवे स्टेशन पे हिंदी का प्रयोग करें। अगर भारत में हिंदी के प्रयोग के लिए इस प्रकार के प्रयासों की अगर आवश्यकता पड़ती है तो यह देश का दुर्भाग्य है। यह देश का दुर्भाग्य है कि हम आज तक भारत को एक राष्ट्रभाषा नहीं दे सके। इस राष्ट्र की कोई भाषा नहीं है, राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज। क्योंकि अंग्रेजी सौतन की तरह हिंदी के साथ साथ बनी हुई। 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। जिस देश के लोगों की रगों में हिंदी बहती हो, बसती हो, हिंदी बहती हो, खून बनकर हिंदी बहती हो, अगर उस देश में हिंदी दिवस मनाया जाए तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हद तो तब होती है जबकि भारत में हिंदी दिवस को भी अंग्रेजी में मनाया जाता है। हिंदी का प्रयोग करें, इसके लिए भी अंग्रेजी का उपयोग किया जाता है। संसद में हिंदी बोलने वाले सदस्यों की संख्या कम, अंग्रेजी बोलने वाले सदस्यों की संख्या अधिक होती है। फिल्म स्टार्स जो आमतौर पर भारतीय युवाओं के लिए, भारतीयों के लिए एक आदर्श होते हैं, सबसे अधिक संख्या हिंदी में बनने वाली फिल्मों की है। लेकिन उसके एक्टर और एक्ट्रेस जब कभी बातें करते हैं तो अंग्रेजी में करते हैं। तो भला हिंदी को प्रोत्साहन कैसे मिलेगा? तो व्यवस्था तो सिर्फ 15 वर्ष के लिए की गई कि 15 वर्ष तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी चलती रहेगी। लेकिन अनुच्छेद 343 के खंड 3 में 43 के खंड 3 में यह उपबंध किया गया कि 15 वर्ष की अवधि के पश्चात अंग्रेजी का प्रयोग, यानी 15 वर्ष की अवधि के बाद अंग्रेजी का प्रयोग ऐसे प्रयोजन के लिए किया जा सकेगा जिसके लिए संसद विधि बनाकर निर्देश दे, यानी कानून बनाकर निर्देश दे। यानी आर्टिकल 343 के खंड 3 में यह कहा गया कि आप अंग्रेजी का उपयोग वहीं कर सकते हैं जहां संसद इसके लिए कानून बनाए, तभी आप अंग्रेजी का उपयोग कर सकते हैं। संसद ने राज्यसभा राजभाषा अधिनियम, संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया। राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया
और 1967 में इसमें संशोधन किया गया। 1967 में संशोधन किया गया और अंग्रेजी के प्रयोग को अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया। यानी संसद अगर कोई कानून बनाकर इसमें कोई बदलाव नहीं करे तो अंग्रेजी का प्रयोग सभी प्रयोजनों के लिए अनिश्चित काल तक के लिए कर दिया गया। अब भला हिंदी के विकास की संभावनाएं तो यही समाप्त होती है ना कि जब अंग्रेजी के प्रयोग को भारत में अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दिया गया, तब तो हमें अंग्रेजी को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन करना ही पड़ेगा। हिंदी के प्रयोग के लिए हिंदी दिवस मनाना ही पड़ेगा। भला ऐसे वातावरण में हिंदी के विकास की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं? तो सोचिए कि 1967 के बाद अंग्रेजी को भारत पर हमेशा के लिए बिठा दिया गया। अब अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान है। राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान है। आपको मालूम है कि यह संवैधानिक संस्था है। तो इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाएगा। तो संविधान के प्रारंभ के 5वें वर्ष संविधान के प्रारंभ के 5वें वर्ष राजभाषा आयोग के गठन, भाषा के आयोग के गठन का प्रावधान है। गठन का प्रावधान है। उसके बाद हर 10 वर्ष बाद हर 10 वर्ष बाद राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। यह प्रोविजन किया गया कि संविधान के प्रारंभ के 5 वर्ष की समाप्ति पर
और उसके बाद हर 10 वर्ष पर राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। आयोग में एक अध्यक्ष होंगे और 8वीं अनुसूची में शामिल, क्योंकि 8वीं अनुसूची में उन प्रादेशिक भाषाओं को शामिल किया गया है जो भारत में बोली जाती है, जिसकी अपनी लिपि है, यानी अपनी एक स्क्रिप्ट है। तो आयोग में जो राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा उसमें एक अध्यक्ष होंगे, राजभाषा आयोग की संरचना, इसमें एक अध्यक्ष होंगे, और दूसरा 8वीं अनुसूची में शामिल सभी विषयों के, सभी भाषाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यानी अभी 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। आठवीं अनुसूची में अभी 22 भाषाएं हैं। तो अगर राजभाषा आयोग का गठन होता है तो उसमें एक अध्यक्ष और 22 भाषाओं के प्रतिनिधि इसमें होंगे। इस आयोग का यह कर्तव्य है कि संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए, इस पर गौर कीजिएगा, शासकीय प्रयोजन के लिए, अर्थात शासन में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग हो। 7 जून 1955 को 7 जून 1955, क्योंकि 50 में संविधान लागू हुआ था, इसलिए 5 वर्ष के पश्चात एक राजभाषा आयोग का गठन का प्रावधान था। तो 5 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया। आयोग का गठन किया गया। सात जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया। डीजी खरे अध्यक्ष थे। ये सब इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। डीजी खरे को इसका अध्यक्ष बनाया गया और अन्य सदस्यों की संख्या 20 थी। दरअसल राजभाषा आयोग की जो सिफारिश होती है, राजभाषा आयोग अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को प्रतिवेदित करता है। इसके लिए एक संसदीय समिति नियुक्त करने का प्रावधान है। तो ये इस प्रकार संघ की भाषा हिंदी और देवनागरी होगी। 15 साल के लिए हिंदी को पहले चिपकाया गया, हमारे ऊपर थोपा गया, फिर
अनिश्चित 1967 में अनिश्चित काल के लिए यह हमारे साथ जोड़ दिया गया। इसका प्रभाव बढ़ता गया। हिंदी अपने प्रासंगिकता को सिद्ध करने में लगी हुई है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया ताकि शासकीय प्रयोजन के लिए अधिक से अधिक तो सरकार के आदेश अंग्रेजी में जारी किए जाते हैं, न्यायालय के जजमेंट अंग्रेजी में होते हैं, अधिकांश बहसें अंग्रेजी में होती हैं, फाइलें अंग्रेजी में तैयार किए जाते हैं। एक राज्य दूसरे राज्य को अगर कोई पत्र भेजता है तो अंग्रेजी में भेजता है। डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन अंग्रेजी में लिखते हैं, जो उनके सिवा कोई और नहीं पढ़ सकता है। तो ये अंग्रेजी की महत्ता भारत के अंदर है। अंग्रेजी बोलने वालों को अधिक सम्मान, अधिक क्वालिफाइड माना जाता है, जबकि भाषा के ज्ञान, भाषा के यानी भाषा के बोलने से, किसी भाषा के बोलने से कोई व्यक्ति ज्ञानी हो जाए, यह मापदंड उचित नहीं है। लेकिन अंग्रेजी के, हिंदी के साथ इस प्रकार का व्यवहार भारत में होता है। अब हम दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सेगमेंट है प्रादेशिक भाषाएं। प्रादेशिक प्रादेशिक भाषाएं भारत में क्षेत्रीय विभिन्नता है। तो क्षेत्रीय विभिन्नता के साथ साथ भाषाई विभिन्नता भी भारत में पाई जाती है। आमतौर पे कहा जाता है कि भारत में 3000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। एक आम कहावत प्रचलित है कि हर 3 कोस पे भाषाएं बदल जाती हैं। बिहार के अंदर सबसे बड़े क्षेत्रों में, सबसे अधिक क्षेत्रों में भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन हर क्षेत्र की भोजपुरी में काफी भिन्नता होती है। तो एक भाषा के अंदर भिन्नता पाई जाती है। गंगा के इस पार मागधी बोली जाती है तो गंगा के उस पार अंगिका बोली जाती है, बज्जिका बोली जाती है। जब आप मिथिलांचल की तरफ बढ़ते, मैथिली बोली जाती है, बज्जिकाएं बोली जाती हैं। एक बिहार, एक प्रदेश में ही इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो आप स्वयं भारत के संदर्भ में आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती होंगी। जब प्रादेशिक भाषाओं पर संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो संविधान में इस बात की घोषणा नहीं की गई है कि विभिन्न राज्यों की अपनी राजभाषा क्या होगी। अनुच्छेद 345 में यह शक्ति दी गई है कि वे राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक को या हिंदी को राज्य की राजभाषा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। अर्थात इसमें यह बताया गया है कि संविधान में यह घोषणा नहीं है, संविधान में यह घोषणा नहीं की गई है कि राज्यों की राजभाषा क्या होगी। कि राज्यों की राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा क्या होगी। अनुच्छेद 345 में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य अनुच्छेद 345 में
यह स्पष्ट किया गया है अनुच्छेद 345 में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य अपने क्षेत्र में यानी राज्य जो भाषाएं प्रयोग की जाती हैं उसमें से किसी एक भाषा को वो राजभाषा घोषित कर सकता है, राजभाषा के रूप में वो उसे स्वीकार कर सकता है। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर सकता है, एक से अधिक भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर सकता है। ऐसा करने के लिए विधि अधिनियमित करना आवश्यक है। ऐसा करने के लिए कानून बनाने की जरूरत है। अगर किसी भाषा को आप राजभाषा घोषित करते हैं तो इसके लिए कानून बनाना होगा। किसी विशेष भाषा को राजभाषा घोषित करने से अंग्रेजी का प्रयोग प्रतिबद्ध नहीं होगा, अर्थात अंग्रेजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। आप कोई कानून बनाकर किसी भी भाषा को राजभाषा अगर घोषित कर दें, लेकिन अंग्रेजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अंग्रेजी की अहमियत और अंग्रेजी का प्रयोग पहले जैसा ही होता रहेगा। बिहार, जैसे अगर हम बिहार की बात करें, बिहार की राजभाषा, प्रथम राजभाषा, बिहार की प्रथम राजभाषा हिंदी है। तो दूसरी द्वितीय राजभाषा उर्दू है। तो अगर बिहार की राजभाषा हिंदी और उर्दू डिक्लेयर किया गया है, घोषित किया गया है, इससे हिंदी अंग्रेजी का प्रयोग बंद नहीं होगा। अंग्रेजी का प्रयोग बंद नहीं होगा, या ना ही नहीं होगा और ना ही प्रभावित होगा। ना ही प्रभावित होगा। यानी आप किसी भी भाषा को राजभाषा डिक्लेयर कर लीजिए, हिंदी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अंग्रेजी में लिखा गया कोई भी आदेश या कार्यवाही अविधि मान्य नहीं होगा, यानी इनवैलिड नहीं होगा। यह है हमारे संवैधानिक प्रावधान भारतीय भाषाओं के संदर्भ में, प्रादेशिक स्तर पर भाषाओं राजभाषा के संदर्भ में। अंग्रेजी पर कहीं टच नहीं किया गया। जब संघ ने राजभाषा को किसी राजभाषा को प्राधिकृत कर दिया, अगर संघ द्वारा किसी भी भाषा को प्राधिकृत कर दिया गया, ऑथराइज कर दिया गया, किसी भी लैंग्वेज को अगर ऑथराइज कर दिया जाता है, तो एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अगर संघ किसी भाषा को प्राधिकृत यदि ऑथराइज कर देता है, प्राधिकृत कर देता है, तो पहला दो राज्यों के बीच
या दूसरा, केंद्र और राज्य के बीच केंद्र और राज्य के बीच पत्र व्यवहार के लिए उस भाषा का उपयोग किया जा सकता है। अब जैसे हिंदी राजभाषा है, हिंदी राजभाषा है। अगर बिहार सरकार तमिलनाडु सरकार को कोई अगर पत्र भेजती है, यह संविधान के अनुच्छेद 346 में स्पष्ट किया गया है, अगर बिहार की सरकार कोई पत्र हिंदी में लिखकर तमिलनाडु सरकार को भेजती है, तो तमिलनाडु सरकार उसे लेने से इसलिए इनकार नहीं कर सकता है कि उसे अंग्रेजी में नहीं भेजा गया, क्योंकि संघ द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो एक राज्य दूसरे राज्य को अगर पत्र लिखता है तो हिंदी में भी अगर हिंदी में भी लिख सकता है और इसके साथ साथ अंग्रेजी में भी लिख सकता है। निश्चित तौर पर अगर बिहार सरकार कोई पत्र केरल सरकार को या आंध्र प्रदेश सरकार को या फिर किसी अन्य उड़ीसा सरकार को अगर कोई पत्र लिखता हो, अगर उसे हिंदी में लिखता है, तो उसे अमान्य नहीं माना जाएगा और ना ही उस राज्य द्वारा ऐसा बाध्य किया जाएगा कि आप इसे अंग्रेजी में ही लिखकर भेजें। तो अनुच्छेद 346 में यह स्पष्ट किया गया है कि पत्रादि की भाषा वही राजभाषा होगी। हिंदी ऐसी राजभाषा है और राजभाषा अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी का प्रयोग अनुज्ञात है। तो अनुच्छेद 346 के अंतर्गत दो या अधिक राज्य यह करार कर सकते हैं कि उनके बीच जब कोई पत्र व्यवहार होगा, जब आपस में वो पत्र देंगे, तो वो हिंदी में होगा। अब जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच अगर कोई पत्र व्यवहार करना हो, तो दोनों राज्य ये करार कर सकते हैं कि हम हिंदी में ही आपको पत्र भेजेंगे। अनुच्छेद 347 संघ को राजभाषा के बारे में राज्य के विनिश्चय में हस्तक्षेप करने की शक्ति देता है। यानी अनुच्छेद 347 संघ को राज्य के संदर्भ में हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है। करने का अधिकार। यानी संघ राज्य के मामले में हस्तक्षेप